चुनाव प्रचार शुरू नहीं हुआ, मतदान 19 अप्रैल को होना है, लेकिन बीजेपी के खेमे में अभी से जीत के नगाड़े बजने लगे। वजह यह कि बिना एक भी वोट डाले बीजेपी के 8 उम्मीदवार विजयी घोषित कर दिए गए। ऐसा इसलिए कि नामांकन खत्म होने के बाद बीजेपी के खिलाफ मैदान में कोई दूसरा उम्मीदवार ही नहीं बचा। विपक्षी दलों के उम्मीदवारों ने इन 8 सीटों पर अपने नामांकन वापस ले लिए और बीजेपी का खाता जीत के साथ खुल गया। बीजेपी की यह जीत 2024 के चुनाव के नतीजों की तरफ इशारा करता है और विपक्षी दलों के लिए ये सब एक बुरे सपने की तरह है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव 19 अप्रैल को होने हैं, लेकिन राज्य के सीएम पेमा खांडू सहित 8 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। पेमा खांडू लगातार 5वीं बार सीएम बनने की ओर अग्रसर हैं। इससे पहले साल 2011 में उन्होंने मुक्तो सीट से निर्विरोध उपचुनाव जीता था, जब उनके पिता और पूर्व सीएम दोरजी खांडू की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के बाद ये सीट खाली हो गई थी। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू मुक्तो विधानसभा सीट से, एरहेज अप्पा जीरो सीट से, रोइंग सीट से, मुच्चू मिट्ठी सगाली सीट से, एर रतु तेची ईटानगर सीट से, तेची कासो ताली सीट से, जिक्के ताको तलिहा सीट से न्यातो डुकोम निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके। वहीं हयुलियांग विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार दासंगलू पुल ने भी जीत दर्ज की, क्योंकि इन सीट पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। दासंगलू पुल को अंजौ जिले की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। 60 सदस्यीय विधानसभा और 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों अरुणाचल पश्चिम और अरुणाचल पूर्व के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट के लिए 15 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ 19 अप्रैल को ही होंगे, जिसके लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 27 मार्च को समाप्त हो गई। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 2 जून को होगी, जबकि लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि देश का मिजाज दिखाने में अरुणाचल प्रदेश सबसे आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से राज्य में जबरदस्त विकास हुआ है और लोगों से इतना समर्थन और आशीर्वाद मिला है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लगता है अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट में चुन चुनकर ऐसे लोगों को शामिल किया है जो हेरा फेरी करने में उस्ताद हों। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और खुद सीएम साहब यानी अरविंद केजरीवाल अंदर जा चुके हैं, लेकिन शराब घोटाले की गुत्थी इतने से नहीं सुलझती दिख रही। इसलिए ईडी ने केजरीवाल के खासम खास कैलाश गहलोत को हाजिर होने के लिए समन भेजा है। बड़ी बात यह कि ईडी ने गहलोत को सुबह ही समन भेजा और तुरंत हाजिर होने को कहा। कैलाश गहलोत को समन भेजे जाने से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। ईडी का कहना है कि दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कैलाश गहलोत का भी हाथ है। गहलोत दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में परिवहन मंत्री हैं। उनके ऊपर बस खरीद घोटाले का भी आरोप है। ईडी ने कैलाश गहलोत को समन जारी करते हुए पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। ईडी का समन मिलने के बाद कैलाश गहलोत ने कहा कि केजरीवाल की गलती नहीं, तुरंत ईडी के दफ्तर पहुंच गए। नजफगढ़ से विधायक गहलोत उस पैनल का हिस्सा थे जिसने अब निरस्त हो चुकी शराब नीति का मसौदा तैयार किया था। आबकारी नीति की पॉलिसी बनाने वाली विशेषज्ञ समिति में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत शामिल थे। जांच एजेंसी इसी केस में मनीष सिसोदिया सहित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इसके साथ ही एक अन्य मामले में सत्येंद्र जैन को भी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। गहलोत के मामले में पूछताछ के लिए उपस्थित होने और धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल फिलहाल 2 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में है। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा था, जिसके बाद इसे बढ़ा दिया गया था। आम आदमी पार्टी नेता दिलीप कुमार पांडे ने ईडी के समन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर ईडी का समन न आता तो ज्यादा हैरानी होती। उन्होंने कहा कि आप पूरा देश तानाशाही के खिलाफ एकजुट हो रहा है। हमने पूरे देश से भाजपा की गुंडागर्दी और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध करने का आह्वान किया। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने ईडी के समन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, किसी भी गिरफ्तारी जांच का कोई लेना देना नहीं है। अगर जांच से लेना होता तो भाजपा की भी जांच हो जाती। ये पूरी जांच दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए आम आदमी पार्टी को चुनाव से रोकने की जांच है। आज कैलाश गहलोत को बुलाया है, कल मुझे बुलाएंगे। हो सकता है परसों सौरभ भारद्वाज को ईडी का समन जारी कर बुलाया जाए। इसके बाद एक एक कर हमारे विधायकों को बुलाया जाएगा। ये चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश है, क्योंकि केंद्र की सरकार ने देख लिया है कि हर षड्यंत्र के बाद भी हमें चुनाव नहीं हरा सके। इसलिए जांच के लिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि सरकार को अस्थिर करने के लिए गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र में अंतिम प्रहार है।
कांग्रेस ने अपने फंडे में इतने गोलमाल किए हैं कि अब उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। सही मायने में कांग्रेस दिवालिया होने की कगार पर है, लेकिन बड़ी बात ये कि दिवालिया हो जाने भर से आयकर विभाग की वसूली पूरी होती नहीं दिख रही, क्योंकि आयकर विभाग पार्टी से उसकी लगभग 1430 करोड़ रुपए कुल संपत्ति की तुलना में लगभग दोगुना करीब 2500 करोड़ धनराशि बतौर टैक्स बकाये के तौर पर भुगतान करने को कह सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस को आयकर मामले में विभिन्न न्यायिक निकायों से किसी भी प्रकार का स्टे नहीं मिल पाया है। सूत्रों का कहना है कि आयकर विभाग ने अदालतों में विस्तृत और पुष्ट सबूत पेश किए। सबूत में कहा गया है कि पार्टी को 2013 और 2019 के बीच 626 करोड़ रुपए कैश प्राप्त हुआ। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस की ओर से आईटी की कुल मांग 2500 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच सकती है। सूत्रों ने कहा कि यह अप्रैल 2019 में आयकर छापों का परिणाम है, जिसमें कांग्रेस द्वारा मेघा इंजीनियरिंग और एक कंपनी से नकद प्राप्तियां दिखाई गईं, जो कमलनाथ के सहयोगियों की करीबी बताई जाती हैं। सूत्रों ने बताया कि कई वर्षों 2013 से 14 और अप्रैल 2019 में कांग्रेस को कैश में 626 करोड़ रुपए मिले। सूत्रों ने कहा जबकि मेघा इंजीनियरिंग से नकद प्राप्तियां दी गए ठेकों के लिए थीं। कमलनाथ के सहयोगियों से प्राप्त नकदी मध्य प्रदेश में चलाए गए एक बड़े कथित भ्रष्टाचार घोटाले से थी, जिसमें वरिष्ठ नौकरशाहों, मंत्रियों, व्यापारियों आदि सहित कई लोगों से रिश्वत की वसूली की शामिल थी। इन नकद रसीदों की पुष्टि कई तरीकों से की गई है, जैसे तलाशी के दौरान मिले दस्तावेज, व्हाट्सएप संदेश और दर्ज किए गए बयान। साक्ष्य में कमलनाथ के आधिकारिक आवास से कांग्रेस कार्यालय तक 20 करोड़ रुपए के विशिष्ट भुगतान का उल्लेख है। ये वही मामला है जिसकी चर्चा कर पीएम मोदी के 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ और राहुल गांधी पर तंज किया था। जाहिर है कि अब ये मामला पूरी तरह से खुलकर सामने आया है तो कमलनाथ और राहुल गांधी दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उस वक्त राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। 31 मार्च से पहले शेष मांग नोटिस की तामील के बाद कांग्रेस से वसूली की जाने वाली कुल राशि 2500 करोड़ रुपए के पार कर सकती है। ये कांग्रेस के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि पार्टी की कुल संपत्ति लगभग 1430 करोड़ रुपए है। बकाये टैक्स की देनदारी 2500 करोड़ रुपए है। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए अपने नवीनतम आईटी रिटर्न में कांग्रेस ने कहा था कि उसके पास लगभग 657 करोड़ रुपए का कोष, 340 करोड़ रुपए की शुद्ध संपत्ति और 388 करोड़ रुपए की नकदी और नकद समकक्ष है। कुल मिलाकर लगभग 1430 करोड़ रुपए, मतलब कि कांग्रेस दिवालिया होने के बाद भी 2500 करोड़ रुपए की इतनी रकम नहीं चुका पाएगी, क्योंकि ये रकम उसकी नेटवर्थ से कहीं ज्यादा है। आईटी विभाग वसूली पर रोक लगाने की मांग गई राशि का 20% भुगतान करने का विकल्प देता है। कांग्रेस पार्टी को 7 साल के रिटर्न के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है। इस सप्ताह की शुरुआत में उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गई। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि यही कारण है कि कांग्रेस ने पिछले हफ्ते सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि उन्हें इन 7 वर्षों के लिए भारी मांग नोटिस की आशंका थी। आईटी विभाग के कदमों को रोकने के लिए कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाला में ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करके अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ईडी ने जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने चार्जशीट में जगदीश अरोड़ा, अनिल अग्रवाल, जगदीश अरोड़ा के करीबी और चार्टर्ड अकाउंटेंट तजेंद्र सिंह समेत एनबीसीसी के पूर्व अधिकारी देवेंद्र कुमार मित्तल और एक कंपनी एनकेजी को आरोपी बनाया है। दिल्ली जल बोर्ड में ये घोटाला उस वक्त हुआ जब राघव चड्ढा इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में 8000 पेज के दस्तावेज दाखिल किए, जिसमें 140 पेज ऑपरेटिव पार्ट है। राउज एवेन्यू कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। ईडी ने कहा कि एनकेजी कंपनी को आरोपी बनाया है। वजह है कि उसके डायरेक्टर की मौत हो गई, इसलिए उनको आरोपी नहीं बनाया। ईडी ने कहा कि एनबीसीसी के अधिकारी मित्तल ने जो सर्टिफिकेट जारी किया उसी के आधार पर एनकेजी कंपनी को टेंडर मिला था। एनकेजी ने मित्तल के लिए प्लेन का टिकट बुक कराकर ईडी ने कहा था कि मामले की जांच अभी जारी है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि बिना दस्तखत किया गया एक नोट शीट तैयार किया गया था, जो डीजीपी समेत दूसरे लोगों के पास भी मौजूद था। ईडी ने कहा एनकेजी ने कोई काम नहीं किया था, लेकिन उसको टेंडर मिल गया था। हालांकि एनबीसीसी के रिकॉर्ड में एनकेजी के बारे में कुछ नहीं था। ईडी ने कहा जगदीश अरोड़ा, अनिल अग्रवाल, तजेंद्र सिंह चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो जगदीश अरोड़ा के करीबी हैं। मित्तल एनबीसीसी के अधिकारी हैं। मित्तल ने एनकेजी कंपनी को फर्जी दस्तावेज मुहैया कराया था। ईडी ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने एनकेजी को 38 करोड़ का टेंडर दिया था। इसमें से 24 करोड़ रुपया जारी हुआ। 24 में एनकेजी ने 6 करोड़ 36 लाख रिटेन किया।
ईडी ने कहा कि 6 करोड़ 36 लाख रिटेन किया गया और ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है। इसमें से 56 लाख रुपए तेजेंद्र सिंह के जरिए जगदीश अरोड़ा को मिला था। 36 करोड़ में से सिर्फ 14 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ। ईडी ने कहा कि एनकेजी और इंटीग्रल ग्रुप से पैसे जगदीश अरोड़ा को गए थे, क्योंकि उनसे ही टेंडर जारी किया गया था। टेंडर के बदले घूस ली गई थी। ईडी ने कहा कि जगदीश कुमार अरोड़ा को कुल 13 करोड़ 19 लाख रुपए मिला था, जिसमें 56 लाख एनकेजी और बाकी इंटीग्रल ग्रुप से मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ताज़ा बनी दो सहेलियां, दो का एक ही दर्द, दोनों को एक ही बात का गम कि दोनों के पति बारी बारी से जेल के अंदर पहुंच गए। दोनों के पति सीएम, फर्क बस इतना कि एक जमीन घोटाले में अंदर गया तो दूसरा शराब घोटाला मामले में। एक ने जाते जाते पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि दूसरे के पास कोई भरोसे के लायक था ही नहीं, इसलिए वो सीएम बना ही हिरासत में पहुंच गया। दोनों मिली एक दूसरे को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया। हम बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और अरविंद केजरीवाल की बीवी सुनीता केजरीवाल की। बड़ी बात यह कि दोनों ही सियासत में कभी सक्रिय नहीं रहीं, लेकिन पतियों के अंदर जाने के बाद दोनों सियासत के मैदान में कूद फांद करने लगी। कल्पना सोरेन की राह का कांटा बनी सीता सोरेन तो पार्टी छोड़कर निकल गई, लेकिन सुनीता केजरीवाल की राह में पार्टी के विधायक और नेता ही टांग फंसाए बैठे हैं। केजरीवाल ने भी कोशिश तो की, लेकिन विधायकों के साथ बैठक करने के बाद उनकी बात नहीं बनी और मन मुताबिक बात न बनने पर केजरीवाल ने पद से इस्तीफा देने से ही इनकार कर दिया और इसके लिए जनता की रायशुमारी का लंबा चौड़ा नाटक कर दिया। सुनीता केजरीवाल की कल्पना सोरेन से मुलाकात हुई और इस मौके पर सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन ने एक दूसरे को गर्मजोशी से वेलकम किया। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों की मुलाकात अहम बताई जा रही है। सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची, जहां उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की और इसी क्रम में पंजाब सरकार के मंत्री कुलदीप धालीवाल भी सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंच गए। अरविंद केजरीवाल को बीते दिनों ईडी ने शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है, जबकि इसके पहले 31 जनवरी को जमीन घोटाला मामले से जुड़े ईडी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8 घंटे तक चली कड़ी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ईडी की गिरफ्तारी के बाद झारखंड और दिल्ली की सियासत में उहापोह की स्थिति पैदा हो गई। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि कल्पना सोरेन उनकी जगह ले सकती हैं। हालांकि जेएमएम के पदाधिकारियों की बैठक के बाद चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कमोबेश यही स्थिति दिल्ली में भी है। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आतिशी सौरभ भारद्वाज के साथ सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री दौड़ में शामिल माना जा रहा है। मुलाकात के बाद कल्पना सोरेन ने कहा कि जो घटना झारखंड में 2 महीने पहले हुई थी, वही सेम घटना दिल्ली में भी हुई। मेरे पति को भी जेल भेजा गया, यहाँ अरविंद सर को भी जेल भेजा गया। जो स्थिति झारखंड में है वो यहाँ भी है। मैं सुनीता मैम से मिलने और उनका दुख दर्द बांटने आई थी। उन्होंने भी अपनी व्यथा सुनाई। हम दोनों ने मिलकर यही प्रण किया कि इस लड़ाई को बहुत दूर तक लेकर जाना है। पूरा झारखंड अरविंद केजरीवाल सर के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हेमंत सोरेन विपक्ष के एक बड़े नेता थे और गैर भाजपा राज्य में अच्छी सरकार चला रहे थे। जिस तरह से उन्हें जेल में डाला गया ये सबने देखा। अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से जेल में डाला गया वह भी सबने देखा। दोनों की स्थिति लगभग एक सी ही है। केंद्र सरकार ने इन दोनों के पतियों को जेल में डाला है। आज दोनों ने एक दूसरे से बातचीत कर एक दूसरे को हौसला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया का तिहाड़ जेल में ठिकाना जेल नंबर 1 है। संजय सिंह जेल नंबर 2 में अपनी दुकान सजाकर बैठे हैं। सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 में पाए जाते हैं और अब बारी अरविंद केजरीवाल की है, तो इनके लिए भी तिहाड़ में तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्योंकि जिस दिल्ली के वे सीएम हैं, तो उनके लिए जेल में भी खास इंतजाम किया जाना जरूरी है, क्योंकि तिहाड़ जेल का प्रशासन दिल्ली सरकार के पास है और केजरीवाल उसके बॉस हैं। तिहाड़ जेल के अधिकारियों को पता है कि 1 अप्रैल को वे या तो सीबीआई की हिरासत में जाएंगे या फिर तिहाड़ जेल में पधारेंगे, इसलिए वहां तैयारियां जोरों पर हैं। अधिकारियों की बैठक चल रही है, हर पहलू का ख्याल रखा जा रहा है ताकि शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के खेल में फंसे सीएम साहब को कोई तकलीफ न हो। सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के लिए तिहाड़ की जेल नंबर 5 को तैयार किया जा रहा है। हालांकि तिहाड़ में इसकी तैयारी पहले भी की गई थी, जब केजरीवाल ईडी के हर समन को लगातार ठुकरा रहे थे। लेकिन अब तिहाड़ के अफसरों का पक्का भरोसा है कि वह दिन दूर नहीं जब सीएम साहब यहां पधारेंगे। हालांकि इसके लिए जेल नंबर 1 और जेल नंबर 7 के सुपरिटेंडेंट से भी रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन इन दोनों में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बंद हैं। अब एक ही जेल में 2 कैदी कैसे रहेंगे?
विपक्षी इसको लेकर सवाल उठाएंगे। इसलिए जेल नंबर 1 के सुपरिटेंडेंट ने तो साफ कह दिया कि हमारे यहाँ स्पेस नहीं है। जेल अथॉरिटी के सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को हाई रिस्क जेल से दूर रखा जाएगा। शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी की कस्टडी में भेज दिया। कस्टडी की अवधि खत्म होने के बाद एक बार फिर कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी की हिरासत में 1 अप्रैल को भेज दिया। उसके बाद ये तय होगा कि अब केजरीवाल का दूसरा ठिकाना कहां होगा। सूत्रों का कहना है कि शराब घोटाला मामले की जांच कर रही सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। हालांकि केजरीवाल से उसने एक बार पहले भी पूछताछ की थी, लेकिन जिस तरह से कस्टडी में रहते हुए केजरीवाल ने ईडी को कुछ नहीं बताया, तो इस बात की कैसे उम्मीद की जा सकती है कि उन्होंने सीबीआई के सवालों के सही जवाब दिए होंगे। इसलिए सीबीआई कोर्ट से केजरीवाल की रिमांड पाने की तैयारी में है। अगर केजरीवाल की रिमांड सीबीआई को मिली तो पूछताछ के दौरान सीबीआई भी केजरीवाल को अरेस्ट कर सकती है, ठीक उसी तरह से जैसे मनीष सिसोदिया को सीबीआई और ईडी ने बारी बारी से अरेस्ट किया था। घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया 1 साल से ज्यादा समय से तिहाड़ में है। सत्येंद्र जैन तो उससे पहले से ताजा अरविंद केजरीवाल पकड़े गए हैं और ये मामला अभी तक चल ही रहा था कि इसके बीच इन सब के लिए बुरी खबर आ गई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में तबाही की सुनामी आना तय माना जा रहा है। तबाही की लहर गृह मंत्रालय से उठी, जिसने आखिरकार सुकेश चंद्रशेखर से वसूली मामले की जांच सीबीआई से कराने की मंजूरी दे दी है। सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ में रहते हुए अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, कैलाश गहलोत की मुश्किलें बढ़ा दी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने फरवरी महीने में इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश गृह मंत्रालय से की थी। सुकेश चंद्रशेखर ने जैन पर आरोप लगाया कि बतौर प्रोटेक्शन मनी तिहाड़ जेल में रहते हुए उससे 10 करोड़ रुपए की उगाही की गई थी। सीबीआई जांच को मंजूरी देते हुए उपराज्यपाल ने मामले में जरूरी कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय के पास भेज दिया था। उपराज्यपाल ने 9 फरवरी को तिहाड़ जेल के पूर्व डीजीपी संदीप गोयल, तिहाड़ जेल के तत्कालीन अधीक्षक राजकुमार के खिलाफ भी सीबीआई जांच की मंजूरी दी थी। इस पूरे मामले में सुकेश ने कुछ व्हाट्सएप चैट शेयर किए थे जो सत्येंद्र जैन और उसके बीच के थे। सुकेश ने खास तौर पर अरविंद केजरीवाल को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अब जब सीबीआई प्रोटेक्शन मनी मामले की जांच शुरू करेगी तो सुकेश बाकी मामलों के सबूत भी सीबीआई को दे सकता है। इसके अलावा सुकेश ने दावा किया था कई बार पत्र के जरिए, बयानों के जरिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही कैलाश गहलोत चुप्पी साध कर बैठे हैं। डीटीसी बस घोटाला मामले में वे पहले ही फंसे हुए हैं। सुकेश ने तो कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर कैश पहुंचाने तक के आरोप लगाए थे। दिल्ली के जिस 5 स्टार होटल में सुकेश की, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की मीटिंग हुई थी, उसमें कैलाश गहलोत भी मौजूद थे, जिसके सबूत मौजूद होने का दावा सुकेश कर चुका है। अब जब सीबीआई को इजाजत मिल गई तो सुकेश के दावों और सबूतों की हकीकत का भी पता चल जाएगा कि अब तक जो भी आरोप लगता रहा उसमें कितना जम है। करोड़ों रुपए की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखा था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि जेल में सत्येंद्र जैन की अपनी सरकार चलती है और इसके साथ ही सीबीआई ने भी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व जेल अधीक्षक राजकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले के तहत जांच करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल से मिल चुकी है। दिल्ली सरकार के 2 पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन लगभग 1 साल से तिहाड़ में हैं। तत्कालीन जेल अधीक्षक राजकुमार पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के कहने पर ठग सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए की उगाही की थी। ऐसा कहा जा रहा है कि राजकुमार तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल द्वारा चलाए जा रहे जबरन वसूली सिंडिकेट का हिस्सा थे। एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता की मदद करने के लिए राजकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत सीबीआई जांच को मंजूरी दी थी। राजकुमार तब जेल नंबर 4 के जेल अधीक्षक थे जब सुकेश को जेल लाया गया था। राजकुमार पर आरोप है कि उनकी शह पर जेल से उगाही का काम चल रहा था। उनकी मदद से सुकेश चंद्रशेखर से इस पैसे का लेन देन हुआ जो प्रोटेक्शन मनी के तौर पर लिया गया था ताकि वह जेल में आराम से रह सके। सीबीआई का यह आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने कई लोगों के जरिए सुकेश से साल 2018 से 21 के बीच में कई किश्तों में 10 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी ली ताकि वो दिल्ली की अलग अलग जगहों पर जेलों में जैसे तिहाड़, रोहिणी और मंडोली में आराम से रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।